Welcome to all the students of class 11 in my YouTube channel Sanjeev Chemistry Classes Bhagalpur. Okay, in previous classes of class 11 I have discussed about atomic number and mass number in detail. Okay, पिछले क्लास में हम एटॉमिक नंबर अर्थात परमाणु संख्या एंड मास नंबर मतलब द्रव्यमान संख्या के बारे में डिटेल से पढ़ा चुके हैं। समझ गए ना? आप जो है मेरा लेक्चर 3, लेक्चर 4 और लेक्चर 5 देखिएगा। एक में हम एटॉमिक नंबर पढ़ाए हैं, दूसरे में मास नंबर पढ़ाए हैं। बहुत डिटेल से पढ़ाए हैं और क्लियर कंसेप्ट दिए हैं, आप उसको देखिएगा। जो स्टूडेंट लेट से ज्वाइन किए हैं आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। ओके, आज जो हम पढ़ाने जा रहे हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। आज जो हम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का जो इम्पॉर्टेंट पार्ट पढ़ाने जा रहे हैं, इसका कॉन्सेप्ट जो है अक्सर स्टूडेंट को नहीं रहता। ओके, उसको हमेशा कंफ्यूजन रहता है कि आखिर एटॉमिक मास है क्या। एटॉमिक मास अर्थात परमाणु द्रव्यमान, इसी को किसी किसी बुक में एटॉमिक वेट भी लिखा जाता है। ओके, एटॉमिक वेट अर्थात परमाणु भार, इसके बारे में बता रहे हैं हम। बच्चों आपको क्लियर कॉन्सेप्ट कर देंगे। 99% स्टूडेंट को एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट का क्लियर कॉन्सेप्ट नहीं रहता है, वो बस मैट्रिक सब में दिया रहता है उसको रट लेता है। ओके, एटॉमिक मास, इसी को एटॉमिक वेट भी कहा जाता है। तो सबसे पहले देखो समझना है एटॉमिक मास अर्थात परमाणु द्रव्यमान। परमाणु द्रव्यमान का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ हुआ मास ऑफ वन एटम। एक एटम के मास को ही एटॉमिक मास कहते हैं ना। मास ऑफ वन एटम को ही हम लोग क्या कहते हैं? एटॉमिक मास कहते हैं। अब सवाल ये उठता है कि जिस एटम को, एटम क्या है आप समझ ही रहे हैं, एलिमेंट है। एलिमेंट जैसे मान लो ये रिंग जो हम पहने हुए हैं ये एलिमेंट है, इसको आयरन कहते हैं Fe। ऐसी का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है उसी को एटम कहा जाता है। इसी का सूक्ष्मतम कण को हम क्या कहते हैं? एटम। अब एटम को हम लोग देख ही नहीं पाते हैं तो उसको मेजर कैसे करें? ये तो समस्या आ गई ना। जिसको हम देख ही नहीं पाते हैं उसको तौलेंगे कैसे? मास ऑफ वन एटम अर्थात क्या हुआ? एक एटम का मास। जैसे हम आपको पूछ देंगे कि देखो भाई इस पेन का वेट कितना है, तो तुम क्या करोगे? वेट बैलेंस, जिसको तराजू कहते हैं, तराजू पर वेट बैलेंस पर इसको धर दोगे और उसका रीडिंग देखोगे। रीडिंग देखने के बाद कह दोगे सर ये 5 ग्राम। तब दूसरा क्वेश्चन करेंगे कि बताओ तुम बाबू इस डस्टर का वेट कितना है, तो तुम इसको भी क्या करोगे? वेट बैलेंस अर्थात तराजू पर रख दोगे और उसके बाद रीडिंग देखोगे। उसके बाद कह दोगे सर ये 12 ग्राम 12 ग्राम। यानी आपने क्या किया? वेट बैलेंस को देखकर बता दिया कि पेन का वेट 5 ग्राम है, इसका वेट 12 ग्राम। ओके, इसी तरह हम आपको पूछ दें कि इस बुक का जो है वेट कितना है, तो फिर आप इसको वेट बैलेंस में रखिएगा, फिर उसका रीडिंग देख के कह दीजिएगा कि सर इसका वेट जो है 25 ग्राम है, 25 ग्राम है। समझ गए? ये सब तो मेजरेबल वस्तु है, मापने योग्य वस्तु है, आप उसको माप। लेकिन एटम तो हम देख ही नहीं पाते हैं तो उसके मापेंगे कैसे? समझ रहे हैं ना? यहाँ एक समस्या आया कि नहीं? तो खैर ये समस्या हुआ, ये अलग बात है। तो आप एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट दिमाग में ले लीजिए। एटॉमिक मास का अर्थ होता क्या? मास ऑफ वन एटम, एक एटम के मास को ही एटॉमिक मास कहते हैं।
क्लियर। अब सवाल उठता है इसको मेजर कैसे करें। इसको मापने के लिए हम आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देते हैं। आपको फिजिक्स वाले भी पढ़ाए होंगे कि आपको पूछ देंगे कि 1 केजी मास क्या होता है। आपको पूछेंगे कि मास की इकाई क्या होता है, ऐसा यूनिट कहोगे केजी। अब तुमको नेक्स्ट कर देंगे 1 केजी मास क्या होता है, तो अक्सर 1 किलो जो है कोई चीज़ तोल लेंगे, वही कर देंगे उसका मास है। नहीं, 1 केजी मास है। तो सवाल ये उठता है कि 1 केजी आया कहाँ से, है ना। 1 केजी आया कहाँ से। तो देखो उसके लिए क्या है, उसके लिए क्या है, हम कैसे जानेंगे कि ये वस्तु 1 केजी। तो सर वो जो बटखरा है ना दुकान में, जो वेट होता है जिसको बटखरा कहते हैं, वह 1 किलो है, उसको 1 वाट पर दे देंगे, दूसरे वाट पर आलू रख देंगे, और यदि आलू जो है 1 केजी के बराबर हो जाएगा तो कह देंगे यह 1 केजी आलू। सवाल ये उठता है वो जो पत्थर जो है, वो आयरन का जो स्टोन है, उसको हम 1 केजी क्यों माने। हम इतना बड़ा लोहा का टुकड़ा है उसको 1 केजी माने, हम इतना बड़ा टुकड़ा को 1 केजी क्यों नहीं माने, हम इतना बड़ा टुकड़ा को 1 केजी क्यों नहीं माने, हम इतना बड़ा टुकड़ा को 1 केजी क्यों नहीं माने, है ना। यहीं पर से कॉन्सेप्ट आता है, आपको फिजिक्स वाले भी पढ़ाए होंगे। ओके, तो देखो इसको मापने का तरीका क्या है कि एक सिलेंडर होता है, एक सिलेंडर होता है ना। दिस इज योर सिलेंडर, ये सिलेंडर है ना। यूएस में एक सिलेंडर रखा हुआ, यूएस में एक सिलेंडर रखा हुआ और उस सिलेंडर के वेट को 1 केजी मान लिया गया, समझे। उस सिलेंडर को क्या किया है, उसके वेट को 1 केजी मान लिया गया। जैसे बच्चा को पढ़ाते हैं ABCD पढ़ाते हैं, ए से लेके जेड तक, तो ऐसे ए लिख देते हैं। बच्चा को कहते हैं कि देखो जी ये ए है। बच्चा ये नहीं पूछता कि सर ये ए क्यों, क्योंकि वह मान लेता है कि इस सिलेंडर को ए कहा जाता है। उसी प्रकार से यूएस में जो एक सिलेंडर है, उस सिलेंडर के वेट को 1 केजी मान लिया गया। अब हम क्या करते हैं, इसी से किसी वस्तु को कंपेयर करते हैं। अब मान लो हमारे पास इतना बड़ा स्टोन, इतना बड़ा स्टोन है, पत्थर है। अब हम कहेंगे कि इसका वेट क्या होगा जी, तो तुम क्या करोगे, इस सिलेंडर के वेट से इसके वेट को कंपेयर कर दो। इस सिलेंडर के वेट से इस वेट को क्या कर दोगे, कंपेयर कर दोगे, मतलब तुलना कर दोगे। जितना होगा वही उतना केजी क्या होगा, इस स्टोन का वेट होगा। समझे क्या बोले, फिर से समझिएगा। यूएस में एक सिलेंडर रखा हुआ है और उस सिलेंडर के वेट को हम कह दिए 1 केजी। जैसे मान लो यही पेन है हमारे हाथ में, यही सिलेंडर है, इसके वेट को हमने क्या किया, 1 केजी मान लिया। ओके, अब हम क्या करते हैं, इस सिलेंडर के वेट से हम स्टोन के वेट को कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं। और तुलना करने के बाद जो वेट आएगा हम वही कह देंगे कि ये स्टोन का क्या है, वेट। इसके लिए हम क्या करेंगे बच्चों, देखो एक बैलेंस लेंगे, वेट बैलेंस लेंगे, एक क्या करेंगे, एक वेट बैलेंस लेंगे, है ना। एक वेट बैलेंस लिए, इसमें जो है ये आर्म है वेट बैलेंस का, ये आर्म है ना। इस वेट बैलेंस का क्या है, ये आर्म है ना। इस आर्म पर हम इसको रख दिए और दूसरे आर्म पर हम क्या किए, दूसरे आर्म पर हम इस सिलेंडर को, ये इसका आर्म है ना, ये आर्म, ये वेट बैलेंस है, तराजू जिसको कहते हैं, उस पर हम क्या किए, स्टोन को रख दिए और दूसरे आर्म पर हम क्या किए, सिलेंडर को रख रहे हैं, इस सिलेंडर को रख रहे हैं। एक सिलेंडर दिए, देखे स्टोन जो है उसके बराबर नहीं हुआ, तो फिर उसी वेट का दूसरा सिलेंडर लिए, उसी वेट का दूसरा सिलेंडर लिए,
फिर नहीं आया, फिर हम क्या किए, इस पर तीसरा वेट रखे, तीसरा सिलेंडर रखे, नहीं आया। इस तरह से हम मान लो कितना सिलेंडर रखे, 20 सिलेंडर। कितना सिलेंडर रखे, 20 सिलेंडर जब हम रख दिए तब यह क्या हो गया, इसके वेट के बराबर हो गया। यानी 20 सिलेंडर जब होगा तब जो है दोनों आर्म जो है बराबर हो जाए। जिस समय 20 सिलेंडर हम इस आर्म पर रख देंगे उस समय ये स्टोन और वो 20 सिलेंडर का जो वेट है दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ओके, अर्थात इस स्टोन का वेट तुमसे पूछेंगे कितना होगा, तो कहोगे 20 सिलेंडर के वेट के बराबर होगा। समझे? फिर समझिए, इस सिलेंडर के वेट को हमने क्या माना, 1 kg। अब हमको क्या करना है, इसके वेट से किसी वस्तु के वेट को कंपेयर करना है, तुलना करना है। मान लो हमने कोई स्टोन ले लिया, आपसे पूछेंगे कि स्टोन का वेट क्या है, तो आप क्या करिएगा, एक वेट बैलेंस लीजिएगा, तराजू लीजिएगा, एक आर्म पर स्टोन रख दिए, दूसरे आर्म पर सिलेंडर रखे, रखते गए रखते गए रखते गए, जब 20 सिलेंडर हो गया तब ये जो है इसके वेट के बराबर हो गया, तब ये दोनों आर्म क्या हो गया, बराबर हो गया। अब आपसे पूछेंगे कि इस स्टोन का वेट क्या है, तो तुम क्या जवाब दोगे, 20 सिलेंडर के बराबर है। किसके बराबर है, 20 सिलेंडर के बराबर है। उसी तरह से मान लो हम कोई हाथी ले लिए, हाथी ले लिए, ठीक, तो सर लिखा नहीं, अरे लिख दिए ऐसे समझने के लिए। मान लो हाथी ले लिए, तो आपको पूछेंगे हाथी का वेट क्या होगा भैया, तुम क्या करोगे, इस आर्म पर हाथी को रख दोगे और इस आर्म पर क्या करोगे, सिलेंडर को रखते जाओगे। तो सिलेंडर रखते जाओगे रखते जाओगे रखते जाओगे, जब तुम देखोगे कि 100 सिलेंडर हम रख दिए या 200 ही सिलेंडर रख दिए, तब दोनों आर्म क्या हो गया, बराबर हो गया। ओके, तब हम आपसे पूछ देंगे इस हाथी का वेट कितना होगा बच्चों, तो आप कहिएगा 100 सिलेंडर के बराबर है। किसके बराबर है, 100 सिलेंडर के बराबर है। उसी तरह से मान लो हम कोई रख दिए, मान लो कोई ऑब्जेक्ट रख दिए, जैसे मान लो हम एक मोटा ऐसा बुक रख दिए, है ना, कहेंगे इस बुक का, मोटा बुक का वेट कितना है, तो फिर यही काम करेंगे, इधर बुक रखेंगे इधर सिलेंडर रखेंगे और उसको तोलते जाएंगे तोलते जाएंगे। जब हम देखें कि इसमें 5 सिलेंडर रख दिए, ये दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया। इसलिए आपसे पूछ देंगे कि इस बुक का वेट कितना है, कहोगे सर 5 सिलेंडर के बराबर है। हाथी का जो वेट कितना है, एलिफेंट का, कहोगे 100 सिलेंडर के बराबर है। स्टोन का वेट कितना है, कहोगे 20 सिलेंडर के बराबर है। तो बार बार सिलेंडर 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 जो हम यूज करेंगे, तो इसके बदले हम क्या करते हैं, क्यों न हम इसे एक यूनिट के रूप में कन्वर्ट कर दें। बार बार सिलेंडर सिलेंडर जो लिखेंगे, इसी को क्यों न हम एक यूनिट के रूप में कन्वर्ट कर दें। ओके, इसे यूनिट के रूप में कन्वर्ट कर दें, एक यूनिट के रूप में इसको, और इसी यूनिट को हम क्या करते हैं, केजी मान लें। यानी 1 सिलेंडर जो है किसके बराबर हो गया, 1 केजी के बराबर। 1 सिलेंडर किसके बराबर हो गया, 1 केजी के बराबर। अर्थात आपसे पूछेंगे कि इस स्टोन का वेट कितना हो गया, आप कहिएगा 20 केजी। कितना बोलोगे, 20 केजी। आपसे पूछेंगे कि इस हाथी का वेट कितना है, तो क्या जवाब दीजिएगा, 100 केजी। चूंकि हमने सिलेंडर को यूनिट के रूप में क्या मान लिया, केजी। आपसे पूछेंगे इस बुक का क्या वेट है, तो आप क्या कहोगे सिलेंडर के बदले, 5 केजी। समझ में आ गया बच्चों। इस तरह से हम क्या किए, मास को एसआई यूनिट केजी के रूप में रखें। समझ में आ गया। यानी हम तुलना किए, सिलेंडर के वेट से क्या किए, कंपेयर किया था, तुलना। अब चले आइए भैया केमिस्ट्री पर, इसको लिखा भैया से लिख लेना। आपको पहले ही बताए हैं कि हम जो एटॉमिक मास पढ़ाने जा रहे हैं आपको 100% समझ में आ जाएगा।
इसके पहले आप जो भी पढ़े होंगे जानते जरूर होंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। ओके, अब आप चले आइए यहाँ। तो इतना तो समझ में आ गया कि वेट जो है हम कंपेयर किए, किससे कंपेयर किए? सिलेंडर के वेट से कंपेयर किए। अब आप चले आइए केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में तो आपको एटम, आयन, मॉलिक्यूल, एटम के बारे में वेट करना है, एटम के वेट को मेजर करना है। एक एटम को वेट कैसे मेजर करेंगे? एटम दिखाई नहीं पड़ता तो हम उसको नापेंगे कैसे, है ना? यहाँ पर एक जुगाड़ लगा है, यानी टेक्निक लगा है। ओके, यहाँ पर एक टेक्निक लगा है। टेक्निक के रूप में हम क्या करेंगे? एक स्टैंडर्ड एटम, एक स्टैंडर्ड एटम होंगे, मतलब एक स्टैंडर्ड मानक परमाणु, और स्टैंडर्ड एटम के रूप में हम क्या लेंगे? C12। कार्बन के 3 आइसोटोप पर C12, C13, C14। उसमें से कार्बन 12 जो है सबसे अधिक प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ओके, और दूसरा क्या है? कार्बन सॉलिड है। इसीलिए स्टैंडर्ड एटम के रूप में हमने किसका सिलेक्शन किया, किसका चुनाव किया? कार्बन 12, है ना? पहले हाइड्रोजन को माना गया था, फिर ऑक्सीजन को भी लिया गया, लेकिन लेटेस्ट जो कॉन्सेप्ट क्या है, हम किसको ले रहे हैं बताओ? कार्बन, है ना? अब कार्बन का कितना? तो कार्बन का लेते हैं 1/12 इंटू मास ऑफ 1 C12 एटम। ओके, कार्बन जो लिए C12, कार्बन जो है कितना लिए? C12। तो C12 पे कितना? C12 के एक एटम के मास का जो 12वां भाग होता है। कार्बन जो है एटॉमिक मास C12 मैंने क्या होगा? कार्बन की वेट है कितना है? 12। इसका एक एटम जो है उसका 12वां भाग, C12 के एक एटम के 1/12 मतलब 12वां भाग को हमने क्या किया? स्टैंडर्ड एटम के रूप में सिलेक्ट किया, चुनाव किया। जिस तरह से केजी मास को मेजर करने के लिए हमने क्या किया? सिलेंडर को सिलेक्ट किया। उसी तरह से एटम को मेजर करने के लिए हमने क्या किया? 1/12 इंटू मास ऑफ 1 एटम ऑफ C12, यानी कार्बन 12 के एक एटम का जो द्रव्यमान है कितना? उसके 12वें भाग के, कार्बन 12 के 12वें भाग के एक परमाणु का जो द्रव्यमान है उसको हमने क्या मान लिया? स्टैंडर्ड एटम। और इसी से हम लोग दूसरे एटम के वेट को क्या करेंगे? दूसरे एटम के मास को कंपेयर करेंगे। जैसे देखो हम लिखते हैं मास ऑफ 1 एटम ऑफ नाइट्रोजन, है ना? तो फिर वही चीज करेंगे, वो जो वेट बैलेंस है एक साइड लिख देंगे यहाँ मास ऑफ 1 एटम ऑफ C12 इंटू 1/12, है ना? और दूसरे साइड में क्या रखेंगे? नाइट्रोजन को रखेंगे, है ना? तो इस समय जो वेट कितना आया? 14 इंटू 1/12 इंटू मास ऑफ 1 C12 एटम। यानी इसको हमने क्या किया? स्टैंडर्ड माना। 1/12 इंटू मास ऑफ 1 C12 एटम को हमने क्या माना? स्टैंडर्ड माना। और उसका जो वेट है उससे नाइट्रोजन का वेट कितना गुना भारी है बताओ? 14 गुना भारी है। कितना गुना भारी है? 14 गुना। मास ऑफ 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के कितना पाया गया? वह पाया गया इसके वेट से 16 गुना। देखो ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, कौन सा रिपोर्टिंग कहाँ से लाए? तो पहले बताए कि पेन का वजन पूछेंगे कितना है तो क्या करोगे? वेट बैलेंस पर रख दोगे, कह दोगे सर, उसका रीडिंग देख के कह दोगे सर ये 5 ग्राम। इस डस्टर को रख देंगे, वेट बैलेंस पर ऐसे पूछेंगे इसका वेट कितना है तो तुम देख के बता सकते हो? नहीं बताओ।
इसको वेट बैलेंस पर रख दोगे या वेट बैलेंस में जो रीडिंग होता है उस रीडिंग को देख कर कह दोगे कि सर इसका वेट जो है 15 है। उसी तरह से नाइट्रोजन का हमने मेजर किया, ये जो स्टैंडर्ड एटम जो हम लिए हैं इसके वेट से ये कितना गुना है? 14 गुना। ऑक्सीजन जो है यह कितना गुना है? ये देखो 16 इंटू 1/12 इंटू मास ऑफ 1C12 एटम, है ना? मास ऑफ 1C12 एटम, यानी इसके वेट से यह कितना गुना है जी? 16 गुना भारी है। यानी हमने कंपेयर किससे किया? इससे किया। किससे कंपेयर किया? इससे कंपेयर किया। समझ लो। उसी तरह हम लिखते हैं मास ऑफ 1 एटम ऑफ सोडियम, ये देखो कितना पाया गया? 23 इंटू 1/12 इंटू मास ऑफ 1C12 एटम। ये 23 जो आया कहाँ से आया? वही एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है कि सोडियम के एक एटम का जो मास है वह 1/12 इंटू मास ऑफ 1 एटम ऑफ C12, अर्थात कार्बन 12 के एक परमाणु के द्रव्यमान के 12वें भाग। 12वें भाग मतलब समझा? जैसे मान लो कार्बन के एटॉमिक मास है 12, C12 का अर्थ हुआ 12, और उसमें 12 से भाग किए कितना हुआ? 1। कितना हुआ? 1। कहने का मतलब क्या हुआ कि सोडियम के एक एटम का जो मास है वह कार्बन के एक एटम के 12वें भाग से 23 गुना ज्यादा भारी है। तुलना हम इससे करें। ऑक्सीजन का जो मास है वह कार्बन 12 परमाणु के 12वें कार्बन के एक परमाणु के 12वें भाग से यह 16 गुना ज्यादा भारी है। कौन? ऑक्सीजन। उसी तरह से नाइट्रोजन का जो मास है वह कार्बन 12 के एक परमाणु के द्रव्यमान के 12वें भाग से कितना गुना भारी है? बताओ? 14 गुना भारी है। ओके, यानी बार बार हम क्या कर रहे हैं? इस यूनिट से हम कंपेयर कर रहे हैं। यह क्या है? इस यूनिट का 14 गुना है। यह क्या है? इस यूनिट से 16 गुना है। यह क्या है? इस यूनिट से 23 गुना। तो बार बार इतना टर्म जो हम लिख रहे हैं, क्यों न हम इसको एक यूनिट के रूप में कन्वर्ट कर दें और इतना को ही हम लोग बार बार इतने लिख रहे हैं, बार बार हम इतना लिख रहे हैं, तो क्यों नहीं हम इसको एक यूनिट के रूप में कन्वर्ट कर दें और इसी यूनिट का नाम है एटॉमिक मास यूनिट। इसी को शॉर्ट में क्या कहते हैं? AM। आया समझ में? तो बार बार इतना नहीं लिखेंगे। 1/12 इंटू मास ऑफ 1C12 एटम, देखो यहाँ भी लिखे, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ। तो सब के बदले हम क्या लिख देते हैं? यूनिट के रूप में कन्वर्ट कर देते हैं, जिसको क्या कहते हैं? एटॉमिक मास यूनिट। शॉर्ट में कहते हैं AMU, परमाणु द्रव्यमान इकाई। क्या कहेंगे? परमाणु द्रव्यमान इकाई। लिख लिया बच्चों? इसको उतारो। ओके, आवाज आ रही है? क्लियर? आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपको 100% कॉन्सेप्ट हम क्लियर कर देंगे। समझ रहे हैं ना? अब देखिए हम क्या लिखें? इसको लिख सकते हैं मास ऑफ 1 एटम ऑफ, इसलिए देयरफॉर दे सकते हैं मास ऑफ 1 एटम ऑफ नाइट्रोजन कितना है? 14। अब इसके बदले हम यूज क्या कर रहे हैं? बताओ? AM कितना है? 14 AM, अर्थात नाइट्रोजन के एक एटम का मास कितना होता है? 14
एम मास ऑफ वन एटम ऑफ ऑक्सीजन, यह कितना होगा 16 AMU। अगेन इसके बदले हम यूज क्या कर दिए AMU। अगेन देखिए मास ऑफ वन एटम ऑफ सोडियम, यह कितना होगा 23 AM। समझ में, यानी इतना के बदले 1/12 इंटू मास ऑफ 1C12 एटम के बदले हमने क्या किया MU लिख दिया। अर्थात सोडियम के एक एटम का मास 23 MU होता है। आगे बच्चों समझ में, कितना होता है 23। अर्थात हमने AMU किसको माना, AMU किसको माना था, तो 1 AMU इक्वल टू क्या हुआ 1/12 इंटू मास ऑफ 1C12 एटम। 1 AMU क्या हो गया 1/12 इंटू मास ऑफ 1C12 एटम के बदले हमने क्या वर्ड यूज कर दिया 1 AMU। ना इसी के बदले लिखे, ये जो AMU लिखे कितने किसके बदले 1/12 इंटू मास ऑफ 1C12 एटम। कार्बन परमाणु के कार्बन 12 के एक परमाणु के द्रव्यमान के 12वें भाग को हम क्या कर रहे हैं 1 AMU। 14 AMU 16 AMU 23 AMU। अब सवाल ये उठता है कि मास ऑफ 1C12 एटम कैसे मेजर करेंगे। नहीं, मास ऑफ 1C12 एटम कैसे मेजर करेंगे। तो देखो एक एटम का जो है कार्बन 12 के एक एटम के मास को जो है एक्यूरेटली मेजर किया जाता है मास स्पेक्ट्रोमेट्री के द्वारा। मास स्पेक्ट्रोमेट्री जो है ये आगे के सिलेबस में जब आप जाइएगा BSc और MSc में, वहाँ पर इस टेक्निक के द्वारा हम लोग क्या करते हैं किसी एटम के मास को एक्यूरेटली मतलब सही मेजर करते हैं। और जब मास स्पेक्ट्रोमेट्री द्वारा हम मेजर किए है ना, मास स्पेक्ट्रोमेट्री द्वारा हम क्या करते हैं इसके वेट को एक्यूरेटली मेजर करते हैं ना, एक्यूरेटली मतलब सही मेजर करते हैं। और इसका वेट कितना आया 1.99 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। क्या समझ में, जब हम मास स्पेक्ट्रोमेट्री के द्वारा कार्बन 12 के एक परमाणु का द्रव्यमान, ये नहीं सिर्फ इतना बात कर रहे हैं, कार्बन 12 के एक परमाणु के द्रव्यमान को मास स्पेक्ट्रोमेट्री द्वारा हम सही मेजर किए तो कितना पता हमको चला 1.99 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम है। यह क्या है कार्बन 12 के एक परमाणु का द्रव्यमान। ओके, अब देखिए आप सब चीज समझ जाइएगा फट से, आप फट से समझ जाइएगा। पहले बोले हैं कि वीडियो एकदम अच्छी तरह से देखिएगा। अब हम लिख सकते हैं therefore 1 AMU, यहाँ पर क्या है 1/12। ओके, एंड मास ऑफ 1C12 एटम हमने कितना लाया 1.99 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम लाए, -23 ग्राम लाए। ओके, अब हम क्या करेंगे इसमें 12 से भाग देंगे, कंफ्यूज नहीं करना। यह एक एटम का मास है उतना, इसमें 12 से भाग देंगे तो 1 AMU हो जाएगा। और इसी को जब आप भाग दीजिएगा तो
आएगा 1.66 गुना 10⁻⁻24 ग्राम। समझे भैया? 1 AMU क्या हुआ? इसमें जब 12 से भाग देंगे तो आएगा 1.66 × 10⁻⁻20। ओके, इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, या 1/एवोगाड्रो नंबर। Na को पढ़ते हैं एवोगाड्रो नंबर। एवोगाड्रो नंबर होता है 6.023 × 10⁻23, यानी 1 में 6.023 10⁻23 से विभाग दीजिएगा, कितना आएगा? इतना आएगा। ये तुम्हारा क्या होगा? 1 AMU। बोलो, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? यानी याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव पूछता है 1 AMU कितना होता है? 1.66 10⁻⁻24 ग्राम। तो सर है नहीं ये क्या? ये है आपको एवोगाड्रोज नंबर। ओके, इसका देखो वैल्यू कितना होता है? इसका वैल्यू होता है 6.023 गुना 10⁻23। एवोगाड्रो नंबर किसके बराबर होता है? 6.023 गुना 10⁻23 से 1 में इतना से भाग दीजिएगा। एवोगाड्रो नंबर बार बार नहीं लिख के क्या लिख देते हैं? Na। क्या लिख देते हैं? ए मतलब एवोगाड्रो नंबर ना, ए मतलब एवोगाड्रो, एन मतलब नंबर। ओके, एवोगाड्रो नंबर इतना से जब 1 में इतना से भाग दे दीजिएगा, कितना आएगा? ओके, अब आपको समझ में आ गया होगा बच्चों की कैसे कैसे आता है। अब आगे ना चलिए, यहाँ अब आपको लिखते हैं, फिर वही एग्जांपल देते हैं। मास ऑफ 1 नाइट्रोजन एटम, आपको क्या बताया? रेगुलर 14 AMU बताए। मास ऑफ 1 नाइट्रोजन एटम का मास कितना होता है? 14 AMU। अब 14 AMU के बदले आप क्या लिख दोगे? 1.66 गुना 10⁻⁻24 ग्राम हुआ। यह सोडियम एटम के एक परमाणु का क्या है? द्रव्यमान। वही करेंगे मास ऑफ। क्लियर हो गया? उनसे पूछेगा एक सोडियम एटम का मास, एक नाइट्रोजन एटम का मास क्या होता है? आप क्या कहिए? 14 AMU। ग्राम में पूछेगा, आप क्या करेंगे? 1 AMU इतना होता है ना, इसके बदले क्या लिखिए? 14 × इतना ग्राम। ओके, मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम क्या बताया आपको? 16 AMU। और 1 AMU आप जानबे करते हैं 1.66 × 10⁻⁻24 ग्राम। क्लियर हो गया? एकदम ध्यान दीजिए, इसी पर न्यूमेरिकल बनेगा। आपसे न्यूमेरिकल में पूछ देगा कि बताओ तो 5 ऑक्सीजन एटम का मास कितना होता है? 5 ऑक्सीजन एटम का मास कितना होता है? तो सर 1 ऑक्सीजन एटम का मास होता है 16 AMU, तो 5 ऑक्सीजन एटम का मास होगा 16×5 AMU। क्लियर हुआ? तुमसे पूछ देगा कि 3 ऑक्सीजन एटम का मास कितना होता है? कहेंगे कि हम जानते हैं 1 ऑक्सीजन एटम का मास है 16 AMU, तो 3 ऑक्सीजन एटम के 16×48 AMU। क्लियर हुआ? इस पर आपको न्यूमेरिकल बनेगा। मास ऑफ 1 सोडियम एटम आपको बता चुके हैं 23 AMU, 23 × 1.66 × 10⁻⁻24 ग्राम। तो एटॉमिक मास आप बढ़िया से कॉन्सेप्ट आ गया बच्चों। एटॉमिक मास का अर्थ क्या होगा? एक एटम का मास। तुमसे कोई पूछ देगा कि नाइट्रोजन के 2 एटम का मास कितना? कहोगे नाइट्रोजन के 1 एटम का मास है 14 AMU, तो
तो 2 एटम का मास होगा 28 m। क्लियर? चलिए और अब आपको आगे बताते हैं। देखो थोड़ा मोल पर आ रहे हैं। मोल क्या है? मोल को हिंदी में भी मोले कहते हैं बच्चों, समझ रहे हैं ना? मोल को हिंदी में भी मोल ही कहा जाता है। तो मोल टर्म जो है आप 6, 7, 8, 9, 10 से ही सुनते आ रहे हैं। ओके, खास करके 8, 9, 10 का भी बच्चा मोल जानता है। मोल क्या है? ये यूनिट है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, पदार्थ की मात्रा की इकाई क्या है? मोल। ओके, और 1 मोल इक्वल टू, तुम जानते हो, आप सुने हैं, मोल क्या है? बहुत बड़ी संख्या के कलेक्शन को 1 मोल कहा जाता है। ये बहुत बड़ी संख्या क्या है? 6.023 × 10⁻23 पार्टिकल्स। पार्टिकल्स मतलब कण कोई हम लोग क्या कह देते हैं? मोल। जिस तरह से आपसे पूछेंगे 1 दर्जन में कितना होता है जी? तो सर 12 होता है ना। 1 स्क्वायर में कितना होता है जी? तो 20 होता है। तो 12 पीस को 1 दर्जन माना गया है। तुमसे कहेंगे कि 1 दर्जन पेंसिल लाओ, तो कितना लाओगे? 12 लाओगे, क्योंकि तुम जानते हो कि 1 दर्जन में 12 होता है। कहेंगे 2 दर्जन पेंसिल लाओ, कितना लाओगे? 24 लाओगे, क्योंकि तुम जानते हो या हमारे पूर्वज, हमारे एंसेस्टर ने मान लिया है कि 12 पेंसिल को 1 दर्जन पेंसिल कहते हैं। 12 पीस केला को 1 दर्जन केला कहते हैं। 12 पीस एप्पल को 1 दर्जन एप्पल कहते हैं। तो जस्ट माना गया है। उसी तरह से एटम, आयन, मॉलिक्यूल तो बहुत छोटे होते हैं ना, इतना छोटे होते हैं कि वो दिखाई भी नहीं पड़ते। इसलिए साइंटिस्ट लोगों ने बहुत बड़ी संख्या, अब इतनी बड़ी संख्या है कि जिसका तुम इमेजिन भी नहीं कर सकोगे, उससे भी बड़ी संख्या है ना। चूंकि 10 टू द पावर, देखो इसको हम लोग क्या कहते हैं? 10, इसको 100 है ना। 100 को 10 टू द पावर 2 लिख सकते हैं 100। 10 टू द पावर 3 मतलब 1000। 10 टू द पावर 4 मतलब 10,000। 10 टू द पावर 5 मतलब क्या होगा? 1 लाख। और 10 टू द पावर 6 मतलब क्या होगा? 10 लाख। और 10 टू द पावर 7 मतलब 1 करोड़। 10 टू द पावर 8 मतलब 10 करोड़। 10 टू द पावर 9 मतलब 100 करोड़। देखो 10 टू द पावर 9 का अर्थ हो गया 100 करोड़। समझ रहे हैं क्या बोलना चाह रहे हैं? आप 100 को क्या लिख सकते हैं? 10 टू द पावर 2। 10 टू द पावर 2 को कहेंगे 100। 10 टू द पावर 3 को 1000। 10 टू द पावर 4 को क्या कहेंगे? 10,000। 10 टू द पावर 5 को क्या कहेंगे? 1 लाख। 10 टू द पावर 6 को क्या कहेंगे? 10 लाख। 10 टू द पावर 7 को क्या कहेंगे? 1 करोड़। और 10 टू द पावर 8 को क्या कहेंगे? 10 करोड़। और 10 टू द पावर 9 को क्या कहेंगे? 100। लेकिन है हमारे पास कितना? 10 टू द पावर 23। 100 करोड़ आपको यहीं पर पहुंच गया, लेकिन ये है कितना? 23। तो समझ रहे हो? करोड़ों गुना करोड़ों गुना करोड़ों गुना करोड़ों करते करते जो थक जाओगे, उससे भी बड़ी संख्या, उससे भी बड़ी संख्या। इसको थोड़ा देर के लिए हम इस पॉइंट को छोड़ ही देते हैं, 6.023 को छोड़ देते हैं। इसके बावजूद भी ये फिगर कितना बड़ा है? 10 टू द पावर 23। इतनी बहुत बड़ी संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? 1। समझ गए? अब ये पार्टिकल क्या हो सकता है? ये एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है, आयन हो सकता है। पार्टिकल में सब चीज आ गया। इसी को हम लोग क्या कह देते हैं? एवोगाड्रो नंबर, Na बता चुके हैं। ओके, ये पार्टिकल क्या हो सकता है भैया? एटम, आयन और मॉलिक्यूल हो सकता है। आप ऐसे भी कर सकते हैं 1 मोल इक्वल टू 6.023 × 10 टू द पावर 23 एटम्स। सब बता देंगे आपको। एटम आपको बोले हैं कि ये वीडियो आप पेशेंस से पढ़िएगा, तो सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे। वही कहेंगे 1 मोल इक्वल टू
6.023 into 10 to the power 23 क्या मॉलिक्यूल्स। अब देखो भैया बिहार बोर्ड के बच्चों को दिक्कत होता है, एटम का मतलब होता है परमाणु और मॉलिक्यूल का मतलब होता है अणु। अब वो क्या है उसके बारे में बता दो ना, यानी इतना मॉलिक्यूल्स को हम लोग क्या कहेंगे 1 मोल मॉलिक्यूल्स। इतना एटम्स को हम लोग क्या बोलेंगे 1 मोल एटम। पार्टिकल में सब आ गया, एटम भी आ गया, मॉलिक्यूल भी आ गया, आयन भी आ गया। वही देखिए आपको कहेंगे 1 मोल इक्वल टू 6.023 into 10 to the power 23 आयंस इक्वल टू। अब मोल क्या है बच्चों समझ में आ गया होगा। इतनी बड़ी संख्या के समूह को हम लोग क्या कहते हैं 1 मोल। ओके, अब यहाँ बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि सर एटम आयन मॉलिक्यूल क्या है। हिंदी हम बुझ रहे हैं ये परमाणु है, मॉलिक्यूल बनाणु है, ये क्या है आयन। आवाज क्लियर है ना। अब देखिए इसके बारे में आपको बता दूं, आप एकदम रिलैक्स होकर पढ़िएगा, समझे ना। एकदम पढ़ाई को आप इंजॉय के रूप में पढ़िए। पढ़ाई को यदि आप टेंशन के रूप में लेके पढ़ोगे तो मन नहीं है। जितना देर पढ़ने का मन करे 10 मिनट 10 मिनट पढ़िए, उसके बाद इंजॉय कीजिए। समझ रहे हैं ना। अब आप देखिए एटम आयन मॉलिक्यूल के बारे में आपको थोड़ा सा आइडिया है। एटम इसको हिंदी में क्या कहते हैं परमाणु। हिंदी बोल देते हैं, हिंदी क्या लिखते हैं समझ रहे हैं परमाणु। मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल को हिंदी में कहते हैं अणु, और आयन को हिंदी में आयन ही कहा जाता है। इसका हिंदी इंग्लिश नहीं होता आयन, अणु, परमाणु। किसको कहते हैं नहीं कहते हैं सब तो आप 8, 9, 10 में पढ़े। हम आपको बताते हैं कि आप how you can identify a particular species is atom. How you can identify a particular species will behave as molecule, and how you can say that a particular species is an ion. Okay, now we are going to discuss about the atom, ion and molecule, how it can be identified. Okay, without knowing the definition we have to know atom, we have to know molecule, and we have to know ion. Okay, first of all I am taking an example of oxygen atom. As you know the symbol of oxygen is O. This is known as oxygen atom. इसको ऑक्सीजन एटम कहते हैं, ऑक्सीजन परमाणु। और जब दो परमाणु आपस में संयोग कर जाता है, जब 2 या 2 से अधिक परमाणु आपस में संयोग कर जाता है तो क्या बनता है बताओ मॉलिक्यूल। समझे, जब 2 या 2 से अधिक एटम आपस में संयोग कर जाता है क्या बनता है मॉलिक्यूल। जैसे O2 तुम्हारा क्या हुआ मॉलिक्यूल। आप इसको एटम नहीं कहिएगा, इसमें क्या होता है कि देखो 2 ऑक्सीजन एटम, ये ऑक्सीजन एटम है और ये ऑक्सीजन एटम है। ओके, इसका एटॉमिक ऑर्बिटल और इसका एटॉमिक ऑर्बिटल दोनों एक दूसरे को ओवरलैप करके डबल बॉन्ड के द्वारा जुट जाता है, या ऑक्सीजन एटम कन्वर्ट कर देता है किस मॉलिक्यूल। उसी तरह से O3 है ओजोन, इसमें क्या है 3 ऑक्सीजन एटम आपस में मिल गया क्या बन गया मॉलिक्यूल। मतलब मॉलिक्यूल में कोई जरूरी नहीं कि 2 ही एटम, 2 या 2 से अधिक एटम। जैसे देखो ये H2O क्या हुआ मॉलिक्यूल, इसमें 3 एटम है ना। H2SO4 ये क्या हुआ मॉलिक्यूल, इसमें देखो 7 एटम में 2 हाइड्रोजन 1 सल्फर 4 ऑक्सीजन। तो समझ में आया मॉलिक्यूल कैसे बनता है। जब 2 या 2 से अधिक एटम आपस में संयोग करता है तो क्या बनता है मॉलिक्यूल। ओके, अब चले आइए भैया आयन। जब कोई एटम केमिकल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन लॉस करता है या इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो आयन का फॉर्मेशन होता है। O माइनस माइनस को हम लोग कहेंगे ऑक्सीजन आयन, या इसी को ऑक्साइड आयन कहा जाता है।
समझे? फिर समझिए, ये वो ऑक्सीजन एटम अकेला जब है तो क्या पढ़ेंगे? एटम। और जब दो या दो से अधिक एटम सहयोग कर लिया क्या कहेंगे? मॉलिक्यूल। ओके। और मॉलिक्यूल में क्या हो सकता है? दो या दो से अधिक एटम भी हो सकता है। यहाँ पर 2 है, H2SO4 में 3 है, HNO3 में 5 है, H2SO4 में 7 है। और जब केमिकल रिएक्शन में ये एटम इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है या गेन करता है, त्याग करता है या ग्रहण करता है, तो क्या बनता है? आयन। ओके। और जो एग्जाम्पल दे रहा है समझिएगा, ये बेसिक बात स्टूडेंट नहीं समझता है और उससे न्यूमेरिकल नहीं बनता। वह एटम समझ ही नहीं रहा है, मॉलिक्यूल समझ ही नहीं रहा, आयन समझ ही नहीं रहा है, बस वो डिफिनेशन जो है 9th-10th में रटा है, बस डिफिनेशन बोल देगा। डिफिनेशन तो आप जानते हैं, आपको एग्जाम्पल से समझना। देखो ये नाइट्रोजन, दिस इज नाइट्रोजन। ओके। अब जब दो या दो से अधिक नाइट्रोजन एटम संयोग कर गया, ये क्या बन गया? N2 मॉलिक्यूल। इसको कहेंगे नाइट्रोजन एटम, इसको कहेंगे नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, है ना? और जब यह इलेक्ट्रॉन गेन किया, इसको कहेंगे नाइट्रोजन आयन, जिसको नाइट्राइड आयन कहा जाता है। ओके। उसी तरह से देखो क्लोरीन, यह हुआ क्लोरीन एटम, ये क्या हुआ? क्लोरीन मॉलिक्यूल, इसमें 2 एटम है, ये क्या हुआ? क्लोराइड आयन। क्लियर हुआ? ओके। देखो आयोडीन एटम, आयोडीन मॉलिक्यूल, इसको क्या करेंगे? आयोडाइड आयन या आयोडीन। अब एटम आयन मॉलिक्यूल क्या है बच्चों? समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा कि जब दो या दो कौशल एटम क्या होता है? एलिमेंट जो होता है आपको बताया ना, ये सिल्वर है, सिल्वर क्या है? चांदी। ये एलिमेंट यानी तत्व का उदाहरण है। एलिमेंट के लिए क्या कहते हैं? बोलो, तत्व। तत्व के उदाहरण इसका जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होगा, जो सूक्ष्मतम कण होगा, जो केमिकल रिएक्शन में भाग लेता है, जो केमिकल रिएक्शन में रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, तो इसी एलिमेंट के छोटे कण को एटम कहा। क्लियर हो गया? और जब यही दो या दो से अधिक एटम मिल गया तो मॉलिक्यूल हो गया। ये क्या हो गया भैया? क्लियर हुआ? समझ गया? मोल आप समझ गए? अब देखो यहाँ होता है मोलर मास। मोलर मास, मोलर मास, ये किसको कहते हैं? मास ऑफ 1 मोल, मास ऑफ 1 मोल, mass of 1 mole of substance, mass of 1 mole of substance। substance के लिए क्या हुआ? पदार्थ। किसी पदार्थ के 1 मोल के मास को मोलर मास कहा जाता है। बिहार बोर्ड वाले बच्चे आप ये कमेंट नहीं कीजिएगा कि सर अंग्रेजी में लिखे, हिंदी कहाँ लिखे। अरे केमिस्ट्री में हिंदी अंग्रेजी कुछ होता ही नहीं, वही हिंदी है वही अंग्रेजी है, कहीं कहीं एक आध लाइन हिंदी अंग्रेजी आ जाता है। जहाँ डिफिनेशन लिखेंगे ना, वहाँ हम इंग्लिश में भी लिख देंगे, हिंदी में भी लिख देंगे, जहाँ 2-4-5 लाइन का आएगा। अब यहाँ 1 लाइन का है, हम उसी बात को हिंदी में क्या लिखें? समझ रहे हैं ना? बोल तो ही देते हैं कि मोलर मास, नाम से ये स्पष्ट है, मोलर मास। मोलर अब मास मतलब द्रव्यमान। तो मोलर मास पढ़ने के पहले हम आपको मोल पढ़ाए कि नहीं पढ़ाए? पढ़ा दिए। तो मोलर मास क्या हुआ? 1 मोल पदार्थ के मास को मोलर मास कहा जाता है। ओके, 1 मोल पदार्थ के मास को हम क्या कहते हैं? मोलर मास। अब आपको पूछेंगे मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है? और 1 मोल का अर्थ आप समझिएगा 6.023 × 10⁻⁻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 ⁻
मास ऑफ ऑक्सीजन। इसका अर्थ क्या होगा? ऑक्सीजन के एक मोल का मास, मास ऑफ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। ओके, यानी मोलर मास क्या हुआ? ऑक्सीजन के एक मोल के मास को ही मोलर मास कहेंगे। इसको हम क्या लिख सकते हैं? एक मोल के मास को हम क्या लिख सकते हैं? मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम इंटू एक ऑक्सीजन एटम का मास इंटू क्या हो गया? एक मोल में कितना होता है? 6.023 × 10⁻10 एटम, है ना? उसी को हम लोग क्या कहते हैं? एवोगाड्रो नंबर बोलेंगे। ये लाइन समझे? एक मोल के मास को मोलर मास कहेंगे। अब एक मोल का मास कैसे निकालें? हमको यदि एक एटम का मास पता रहे और उसमें एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, एक मोल का मास नहीं निकल जाएगा। मान लो एक एटम का मास है 5 मोल, अब तुमसे पूछेंगे कि 10 एटम का मास कितना होगा, तो 10 × 50 नहीं कह देंगे। वही एक एटम का मास जितना होगा उसमें एवोगाड्रो नंबर Na से गुना कर देंगे तो मोलर मास नहीं हो जाएगा ऑक्सीजन एटम का। और अभी हम तुरंत बताए हैं ऑक्सीजन एटम का मोलर मास कितना होता है। ये एक एटम ऑक्सीजन का मास कितना होता है? 16 am। तुरंत बताया। आई टू क्या हो गया बताओ? Na। ओके, अच्छा 1 AMU को आप क्या लिख सकते हैं? अभी तुरंत हम आपको बता चुके हैं। 1 AMU इक्वल टू बताए हैं 1.66 into 10⁻⁻24 ग्राम इक्वल टू 1/Na। अभी तुरंत हम आपको बता चुके हैं, है ना? तो 1 AMU के बदले हम क्या लिखते हैं? 1 AMU के बदले क्या लिखते हैं? 16 बाय कितना? 16 Na बाय Na इंटू Na ग्राम। देखो Na कट गया, क्या हो गया? 16 ग्राम। 16 जो है समझिएगा। 1 AMU इक्वल टू क्या हो गया? 1/Na ना। 1 AMU, इसके बदले हम क्या दे दिए? Na। ये Na कट गया तो ये क्या होगा? ग्राम इक्वल टू तुम्हारा क्या होगा? 60 ग्राम। आपसे पूछेगा ऑक्सीजन का मोलर मास कितना, यानी 1 AMU के बदले क्या लिख दिए? 1/Na ग्राम। 16 तो रहने दिए। 1 AMU के बदले हम क्या लिख दिए बताओ? 1.66 × 10⁻−, है ना? 1.66 × 10⁻−24 ग्राम लिखेंगे ना। उसी के बदले यहाँ Na लिखिए। 1 में 1.6, 1 में 6.023 × 10⁻23 से भाग देंगे ना तो इतना आएगा। तो उसी के बदले क्या लिखिए? ये Na कट गया तो 16 ग्राम हो गया। आपसे पूछेगा कि ऑक्सीजन का मोलर मास कितना होता है बच्चों, क्या जवाब दो? 16 ग्राम। इसका क्या अर्थ है? ऑक्सीजन के एक मोल एटम का मास 16 ग्राम। यही चीज स्टूडेंट नहीं समझता है और उसको न्यूमेरिकल बनाने में दिक्कत है। तो उसे पूछेगा कि ऑक्सीजन के एक एटम का मास कितना होता है, तो कहोगे 16 है। ऑक्सीजन के एक मोल एटम का मास, यानी ऑक्सीजन के एक मोल अर्थात मोलर मास कितना होता है? क्या करेंगे? 16 ग्राम। ओके, बहुत क्लियर हम करते हैं। पहले हम आपको दिए हैं परिचय। आप इस वीडियो को पैसेंस से पढ़िएगा। हो सकता है वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए, आप इसको पैसेंस से पढ़िएगा। बहुत लंबा वीडियो हो जाए 2 दिन में पढ़िए, एक दिन में आधा घंटा पढ़िए, उसको कॉपी में लिख लीजिए। फिर दूसरा दिन जो है नेक्स्ट आधा घंटा पढ़िए। इस तरह से पढ़िए, कोई जरूरी नहीं कि एक ही दिन में पढ़िए। अब हम यहाँ पर एग्जाम्पल देते हैं।
एग्जाम्पल ऑक्सीजन, उनको पूछेंगे कि ऑक्सीजन का मास कितना होता है, कहोगे सर 16 AMU। कोई कहेगा कि नहीं सर 16 ग्राम होता है। तो ये दोनों में अंतर क्या है? 16 AMU का अर्थ क्या हुआ? ऑक्सीजन के 1 एटम का मास। इसका अर्थ क्या हुआ? मास ऑफ 1 एटम, मास ऑफ 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। ओके, जब मास ऑफ 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के 1 एटम का मास जब कहोगे तब क्या कहोगे? 16 AMU। और जब 16 ग्राम बोलोगे तो इसका अर्थ क्या हुआ? मोलर मास, मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन। मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन, मोलर मास मतलब क्या हुआ? 1 मोल ना, अर्थात आप क्या कहिएगा? और मास ऑफ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, मास ऑफ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन। या क्या कहिएगा? 1 मोल इज इक्वल टू, जानते हो, मास ऑफ 6.023 गुना 10 to the power 23। मास ऑफ 6.023 10 to the power 23 ऑक्सीजन एटम। समझे? आपसे कुछ पूछेगा, देखिए इसी पर न्यूमेरिकल ढेर सारा बनेगा। यही चीज में लड़का क्लियर रहता है, उसको न्यूमेरिकल में दिक्कत होता है। आपको ऑक्सीजन के कहेंगे, ऑक्सीजन का मास 16 ग्राम। इसका क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ हुआ ऑक्सीजन के 6.023 गुना 10 पर पावर 23 एटम का मास क्या होगा? 16 ग्राम। और इतना को हम लोग क्या कहते हैं? 1 मोल कहते हैं। वही मास ऑफ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम हो। ओके, अब मास ऑफ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम को हम लोग क्या कहते हैं? मोलर मास। क्या कहेंगे? मोलर मास। कहने का अर्थ क्या हुआ कि जब ऑक्सीजन के 1 एटम का मास कहेगा आप कहेंगे 16 AMU। और जब ऑक्सीजन के 6.023 गुना 10 पर पावर 23 एटम का मास कहेगा क्या जवाब होगा? 16 ग्राम। ये मेन चीज है, इसको दिमाग में रखिए। उसी तरह देखिए, और सोडियम में देखते हैं। सोडियम को जो मास कोई लिखता है 23 AMU, कोई स्टूडेंट कहता है 23 ग्राम। इस दोनों को क्या अर्थ? इसका अर्थ हुआ मास ऑफ 1 एटम ऑफ सोडियम। सोडियम 1 एटम का मास हुआ 23। वही कहेंगे 23 ग्राम, तब क्या कहेंगे? मास ऑफ 6.023 into 10 to the power 23 सोडियम एटम। अर्थात सोडियम के 1 मोल एटम का मास 23 ग्राम और सोडियम के 1 एटम का मास 23 ग्राम। ये दोनों एक कॉन्सेप्ट जब लाइन क्लियर रहेगा ना, आपको न्यूमेरिकल बनाने में बच्चों कहीं से कोई दिक्कत नहीं। लिख लिया? अब देखो कुछ एलिमेंट का हम एटॉमिक मास लिख देते हैं, इसको याद कर लीजिएगा। समझ रहे हैं ना? ये मेमोरी बेस्ड चीज है, इसको याद जरूर कर लीजिएगा। देखो हाइड्रोजन के एटॉमिक मास होता है 1.008 AMU, अर्थात ऑक्सीजन के 1 एटम का मास। देखो ये फ्रैक्शनल है, भिन्नात्मक। इसी को राउंड फिगर में हम लोग लिख देते हैं 1 AMU। AMU को देखो शॉर्ट में हम लोग U भी लिखते हैं, यूनिफाइड। एटॉमिक मास के बाद जब मॉलिक्यूलर मास आ जाते हैं तो वहां भी AMU टर्म यूज करते हैं। तो दोनों को यूनिफॉर्म बनाने के लिए
एक रूप लाने के लिए हम लोग ALU के बदले शॉर्ट में U यूज करते हैं। U माना हुआ यूनिफाइड। ओके, हीलियम 4.003 ALU, इसी को राउंड फिगर में क्या कहते हैं 4 ALU। U लिखे, कुछ एलिमेंट का लिख देते हैं बच्चों, उसको निश्चित रूप से याद कर लीजिएगा। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम अप्रॉक्स 7 ALU, डायरेक्ट अप्रॉक्स लिख रहे हैं, सब है फ्रैक्शन। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, ओके, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ओके, ऑक्सीजन कुछ का लिख रहे हैं, सब का नहीं लिख रहे हैं, ऑक्सीजन। उसके बाद देखो सोडियम 23 ALU, मैग्नीशियम 24 ALU, एल्युमिनियम 27 ALU, ओके। इसके बाद देखो फास्फोरस 31 ALU। जिसका जिसका एटॉमिक मास ज़्यादा जरूरत पड़ता है हम उसका लिख रहे हैं, इनके जगह सभी नहीं लिखेंगे। इसका ज़्यादा जरूरत पड़ता है न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में, ज़्यादा जरूरत पड़ता है हम उसके बारे में लिख रहे हैं, समझ रहे हैं ना। क्योंकि सर इसके अलावा रहेगा तब वो जब आप क्वेश्चन देखिएगा ना, उस क्वेश्चन में ब्रैकेट में एटॉमिक मास को लिख दिया जाता है। जो अनकॉमन एलिमेंट रहता है उसके एटॉमिक मास को ब्रैकेट में लिख दिया जाता है, कॉमन वाला जो रहता है उसको नहीं लिखता। सल्फर 32 ALU, क्लोरीन 35.5 ALU, ओके। पोटासियम 39 ALU, कैल्शियम 40 ALU, क्रोमियम 52 ALU, मैग्नीज 55 ALU, आयरन 56 ALU, कॉपर 63.5 ALU। उसके बाद देखो जिंक 65 ALU। इस सब का एटॉमिक मास जो है हमेशा यूज आता है, आप इसको निश्चित रूप से याद रखिए, है ना। इसके बाद देखो कुछ और है, सिल्वर 108 ALU, ओके। ब्रोमीन 80 ALU, इससे यूज हमेशा आता है। मरकरी 200 ALU, बेरियम 137 ALU, लेड 208 ALU। ये 15-20 को एटॉमिक मास लिखनी है बच्चों, आप इसको जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये मेमोरी बेस्ड चीज है। पहले तुलना किए बताए कि एल्युमिनियम का 27 कैसे आया, 1/12 इंटू मास ऑफ 1 एटम ऑफ C12। उससे जब कंपेयर किए तो एल्युमिनियम के एक एटम का मास जो है उस स्टैंडर्ड एटम के मास से 27 गुना ज़्यादा भारी है, इसीलिए इसका एटॉमिक मास हो गया 27 है। एटॉमिक मास के बारे में और कुछ पढ़ना है हमको, इस पर न्यूमेरिकल बताना है, क्योंकि और ज़्यादा पढ़ाएंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए यहीं पर हम रोक रहे हैं। इसके आगे का पार्ट, ये एटॉमिक मास है, ये पूरा नहीं हुआ, इसके आगे का पार्ट जो है इसके नेक्स्ट वीडियो में देंगे। समझ गए ना बच्चों। जो भी आपका फ्रेंड सब होगा उनको ज़रूर बताइएगा। मेरा चैनल का नाम है संजीव केमिस्ट्री क्लासेस भागलपुर, और उसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स।